हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जी.के. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बीए पार्ट सेकंड में जो उनका चैप्टर चल रहा है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, पिछले से 2 वीडियो में हमने उन सिद्धांतों में से प्रथम सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो अगला सिद्धांत है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत अथवा क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्रियाशीलता का अथवा परिवर्तनशीलता सिद्धांत, यानी कि पृथ्वी, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है, जो भी तत्व है, चाहे मानवीय हो अथवा प्राकृतिक हो, वो सभी निरंतर क्रियाशील है। कोई भी तत्व देख लीजिए आप, ऐसा नहीं है जो स्थिर हो। क्यों है? क्योंकि ये जितने तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व हैं, जिसमें वातावरण या वायुमंडल शामिल है, वो सब किस पर निर्भर है? ये स्थित है पृथ्वी पर। और क्या स्वयं पृथ्वी स्थिर है? क्या नहीं है। वो स्वयं भी गतिशील, निरंतर रोटेशन में रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी पर ये सभी तत्व स्थित हैं। वही एक अस्थिर है या परिवर्तनशील है, निरंतर गतिशील है, तो उसके ऊपर स्थापित ये तत्व भी निरंतर रूप से निश्चय मान के चलिए गतिशील ही होंगे। ठीक है ना। तो प्रत्येक क्षण में हर वस्तु किसी ना किसी प्रकार से बदलती रहती है। उसके आकार में, मात्रा में, रूप में, रंग में, गुण में निश्चय रूप से कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अर्थात संसार में कोई भी वस्तु वास्तव में सदैव स्थायी नहीं रहती। ठीक है, और स्वयं पृथ्वी में कारण क्या है कि ये सब तत्व जिस पर आधारित हैं, वो पृथ्वी भी स्वयं भ्रमण करती रहती है और तीव्र गति से आकाश में सूर्य की परिक्रमा को करती रहती है। ठीक है, हर क्षण वायुमंडल में कभी गर्मी, कभी सर्दी, मात्रा बदलती रहती है उनकी। अब जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, आज जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 दिसंबर को, आज मौसम में अचानक बादल हो गए शाम को, और 17, 18, 19, 3 दिसंबर में 3 दिन खूब शीतलहर चली है। तो आज अचानक धूप थी 21 तारीख को, कॉलेज में बैठे थे अभी जब, अब अचानक शाम को एकदम बादल हो गए, धूप गायब हो गई। तो मौसम में हर जगह बदलती रहता है। दिन और रात का दृश्य लगातार जारी रहता है, दिन आता है, रात आती है। और आपको ज्योग्राफी का स्टूडेंट पता होना चाहिए, आज सबसे छोटा दिन आज होगा भारत में, है ना। अपने उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। और 22 तारीख के बाद फिर धीरे धीरे दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो जाएगी और रात की अवधि घटना शुरू हो जाएगी। और 21 मार्च को जाकर के दिन और रात दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी दिन पर दिन बदलते रहते, चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार जो वायुमंडल पवन है वो चलती रहती है। ठीक है, हवा का रुकती है क्या? देखा है, हवा रुकती है, लगना, वो गति अलग चीज़ है, उसकी गति स्पीड अलग चीज़ है, पर निरंतर चलती रहती है। ठीक है, इसी प्रकार जो गति जो हवा की है वो कहीं बढ़ सकती है, कहीं तूफान बन जाता है, वो कहीं बहुत अच्छी बन जाती है, हवा बन जाती है। इसी तरह जो खेत में फसल उगती है, ठीक है, या वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं भूमि पर, वो भी निश्चित रूप से उनको देखिए आप, हर सप्ताह देखिए, हर माह में देखिए, डेली देखिए, वो कुछ ना कुछ सेंटीमीटर बड़े हुए मिलते हैं, परंतु उनका बढ़ने का जो कारण है वो प्रत्येक सेकंड होता रहता है। ठीक है, पर वो उसको हो सकता नहीं देख पाए या नहीं नहीं पाए, वो अलग चीज़ है। और इसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण काम जो जीव जंतु हैं, मानव है, वो भी निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, मानव जब जन्म लेता है तब से लेकर बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि से गुजरता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी भी निरंतरता, क्रियाशीलता बढ़ती रहती है, क्रियाशीलता चलती रहती है। ठीक है ना। तो जो स्थान, जैसे ऐसे धरातल पर जो स्थान आज बहुत ऊपर है, पर्वत है, अब लगा पर्वत स्थिर है। अभी आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले पेपरों में, अभी पत्रिका वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि अभी चाइना ने और एक इसने सोवियत रूस ने एक संयुक्त कोई अध्ययन दल भेजा था। उसने कहा कि जो हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है, उसकी लंबाई, ऊंचाई भी निरंतर बढ़ रही है।
और 8,850 मीटर। अभी तक आप किताबों में हम पढ़ते थे 8,848, अब बता रहे हैं कि नहीं, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, वो है। तो नहीं, परिवर्तन भी वो भी पड़ रहे हैं। और जो नदियाँ हैं वो निरंतर जल, उनको जल नदी, जो नदियों का जल है वो निरंतर बहता रहता है, और एक स्थान के जल को दूसरे स्थान पर चल जाता है। और जो जाता है तो साथ जो पर्वत चट्टान है, पर्वतों की, जो कट कट के नदियों के जल में मिलती रहती हैं। और नदियाँ का जो इस मलबे को नदियाँ तलछट के रूप में ला करके मैदानों में पटकती रहती हैं। इस प्रकार पर्वत क्या हो रहे हैं, कट कट के नीचे होते रहे, और जो मैदान के झीलें के गड्ढे हैं मैदानों के झीलों के, वो निरंतर सपाट होते रहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निश्चित रूप से या निरंतरता के साथ इस प्रकृति में जो परिवर्तनशीलता का वो चलती रहती है। ठीक है, हम बात करते हैं समुद्रों की, तो समुद्र स्थिर हैं, समुद्र स्थिर नहीं है। तो महासागरों के बहुत से जल जो है क्या है, मैं ये जो अपन गर्मी पड़ती है, इससे गर्मी से ग्लेशियर का जल पिघल कर आ जाता है, नदियों के माध्यम से समुद्र में जाता है। तो गर्मी से वही समुद्रों का जल है, उसकी भाप बनती है, भाप बन के बरसता, ठंडे प्रदेशों में बरसता है, और वहाँ ग्लेशियर में जम जाता है, और वापस इस प्रकार समुद्र का पानी फिर वापस अपना ऊँचा हो जाता है और फिर नीचा भी हो जाता है। ठीक है, जब ग्लेशियर का पानी समुद्र में मिलता है तो समुद्र का स्तर ऊपर हो जाता है, और भाप बन के वह पानी उड़ जाता है और वापस बारिश बन करके ध्रुवीय प्रदेशों में गिरता है, तो समुद्र का स्तर जो नीचे गिर जाता है। और समुद्र में लहरें, ज्वार भाटा, इनके द्वारा हर समय उसके समुद्र के रूप बदल, कभी आप लोग जाए, मौका मिला आप लोगों को तो समुद्र के पास जाना कभी, ठीक है, पर दूर से देखना, यानी ऐसे नहीं कि समुद्र के बीच पहुँच जाओ, सर ने कहा था समुद्र के पास पहुँच गए, ऐसा नहीं। कभी समुद्र के पास जाना, वहाँ देखना कि समुद्र का जो जल स्तर है, जल का जो स्तर है वो निरंतर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, लहरें कभी स्थिर नहीं रहती हैं, उसको समुद्र को स्थिर नहीं रहने देती। ठीक है, और स्थल से कटकर आया हुआ तलछट समुद्रों में तटों पर और उथल उथली पेटियों में जमा होता रहता है। तो इन सबसे क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर तल पर हर समय परिवर्तन करने वाली कुछ शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ निरंतर रूप से कार्यशील रहती हैं। ठीक है, ये शक्तियों की बात करूँ मैं तो प्रमुख रूप से 6 शक्तियाँ में प्रमुख हैं। पहली जो शक्ति है वो है पृथ्वी के सौर संबंध या पृथ्वी के गृह संबंध। सेकंड जो है पृथ्वी की विवर्तन की शक्तियाँ, टेक्टोनिक फोर्सेज, यानी जो है पृथ्वी है उसकी जो टेक्टोनिक फोर्सेज हैं वो भी इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। जो थर्ड शक्ति है वो है पृथ्वी की सौर्य शक्ति, यानी जो सोलर इंसुलेशन है, यानी सूर्य से जो तापमान हमको मिलता है, वो जो शक्ति होती है, वो तापमान जो सूर्य से मिलता है वो भी क्या है, वो एनर्जी है, वो शक्ति है, तो वो भी एक शक्ति इस पर प्रभाव पड़ता है। फोर्थ जो शक्ति है वो है गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी पृथ्वी हर चीज़ को पृथ्वी से पूछे, बहुत सिंपल सा नियम है गुरुत्वाकर्षण का। आप पृथ्वी से बाहर कोई चीज़ फेंकिए, उसे पृथ्वी का जो केंद्र में जो शक्ति है वो अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो भी शक्ति है। फिर कुछ बायोटेक फोर्सेज हैं, जैविक शक्तियाँ हैं। ठीक है, चाहे जीव जंतु हो या वनस्पति हो, ये भी निरंतरता को प्रभावित करते हैं। तो ये भी हम फोर्स, इनका भी हम एक फोर्स के रूप में अध्ययन करेंगे। और लास्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट तो है पर सबसे इम्पोर्टेंट वो है मानव शक्ति। ठीक है, यानी वो भी इस परिवर्तन में एक शक्ति के रूप में काम करते हैं। यानी इसमें हम यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार जो मानव है वो निरंतर परिवर्तन लाने वाली शक्ति के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, तो ये 6 शक्तियाँ हैं प्रमुख रूप से जिनका हम अध्ययन अपने इसमें करेंगे, इसके में कि किस प्रकार से जो ये पृथ्वी पर निरंतर परिवर्तनशील जो तत्व होते रहते हैं, जो निरंतरता पाई जाती है, परिवर्तनशील पाई जाती है, उसे ये 6 तत्व किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, इन 6 तत्वों में आपने एक चीज़ देखिए, इन 6 तत्वों में कुछ तत्व प्राकृतिक है और कुछ मानवीय है। जैसे जैविक शक्तियाँ हैं, मानवीय हो गई, या ये मानवीय मतलब केवल मानव नहीं, जैविक शक्तियाँ केवल मानव नहीं, क्योंकि वनस्पति इसके अंदर भी जीवंतता है। वनस्पति निरंतर बढ़ती रहती है, घटती रहती है, सूखती रहती है, तेज गति बढ़ती रहती है। तो ये सब, और प्रकृति, सोलर इंसुलेशन, सूर्यताप, ये प्राकृतिक शक्ति है। तो ये दोनों मानवीय और प्राकृतिक दोनों तरह की शक्तियाँ मनुष्य के इस क्रियाशीलता को, इस संपूर्ण पृथ्वी की
क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।